हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एडिटोरियल नोट्स सेशन में। आज की डेट है 18 अगस्त। मैं हूं आदित्य और आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम बात करेंगे ARIIA पे। क्या है ये, क्यों न्यूज़ में रहा है, इसके बारे में क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से, वो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो देखिए, ARIIA का फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। ठीक है। तो अगर आपको याद हो, यूपीएससी का जो 2019 का पेपर हुआ था उसके प्रीलिम्स में अटल इनोवेशन मिशन से क्वेश्चन आया था। तो कुछ उसी से कनेक्टेड है। तो ये एक प्रकार की रैंकिंग का सिस्टम है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इनकी द्वारा ये की गई पहल है। इसमें क्या होगा, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें रैंक दी जाएगी, सिस्टमेटिकली उनकी रैंकिंग होगी और उस रैंकिंग के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखा जाएगा। कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाएगा? इनोवेशन को एज एन इंडिकेटर माना जाएगा। स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है बच्चों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच और फैकल्टी के एमंग उनके बीच। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक रैंकिंग बनाई जाएगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार ARIIA में, यानी इस रैंकिंग में, एक स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है फॉर वुमेन ओनली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। जो सिर्फ वुमेन ओनली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए एक सेपरेट रैंकिंग बनाई गई है। और इससे क्या होगा कि जो जेंडर इक्वलिटी का हमारा मुद्दा है, जेंडर पैरिटी का मुद्दा है, इनोवेशन के क्षेत्र में, एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में, इसको एक स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है, ARIIA, इसे ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी या और भी सारे एग्जाम्स में आजकल ये ट्रेंड सा बन गया है कि कुछ इंडेक्स, कुछ रैंकिंग, कुछ नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस या उनसे रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं क्वेश्चन। तो इसे आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। दूसरी जो हम बात करने वाले हैं, पद्म विभूषण पंडित जसराज जी की। ठीक है। अगर आप ने कल की न्यूज़ देखी हो तो कल ही इनका निधन हुआ। तो इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो पद्म विभूषण प्राइज़ से ये सम्मानित हुए हैं। ठीक है। भारत के ग्रेटेस्ट म्यूज़िकल लेजेंड्स में से एक है। कल इनकी डेथ हो गई और ये मेवाती घराना से ताल्लुक़ रखते थे। आपको ध्यान रखना है, आर्ट एंड कल्चर का ये एक सेगमेंट हो गया कि किस घराने से ये ताल्लुक़ रखते थे। मेवाती घराने से ये ताल्लुक़ रखते थे। बहुत सारे सॉन्ग्स में इन्होंने अपनी आवाज़ दी। और अगर आप डिवोशनल सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, तो एक दामोदर स्तोत्रम करके मंत्र होता है, श्लोक होता है, जो भगवान कृष्ण की स्तुति में गाया जाता है, उसको इन्होंने अपनी आवाज़ दी थी और वो आज तक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है एमंग द मास। ठीक है। तो पद्म विभूषण पंडित जसराज जी के बारे में भी हमने जाना। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। ये और बहुत ही अच्छी बात है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में बात करते हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसी इंडिपेंडेंस डे पे जो अपनी स्पीच थी उसमें प्रोजेक्ट डॉल्फिन की अनाउंसमेंट की थी। क्या है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, क्या क्या स्टेप्स इसमें उठाए जाएंगे और इसमें कौन से फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, इन सारी बातों पे हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी इसी इंडिपेंडेंस डे पे, 74th इंडिपेंडेंस डे पे, प्रधानमंत्री जी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन की अनाउंसमेंट से बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोजगार के अवसर भी क्रिएट होंगे। ठीक है। तो ये जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन है, इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि 2010 में इन्हें नेशनल एक्वेटिक स्पीसीज घोषित किया गया था। अगर हम इनके साइंटिफिक नेम की बात करें, कई बार एग्जाम्स में साइंटिफिक नेम्स पूछता है, बायोलॉजिकल नेम पूछते हैं, तो इनका साइंटिफिक नेम है प्लैटानिस्टा गैंगेटिका। ध्यान रखिएगा, प्लैटानिस्टा इनका जीनस का नेम है, गैंगेटिका इनकी स्पीशीज़ का नेम है। ठीक है। इसीलिए जीनस नेम, क्योंकि कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है जीनस नेम की, तो प्लैटानिस्टा की जो पी है वो कैपिटल लेटर से शुरुआत की गई है। ठीक है। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जो एक साइंटिफिक नेम होता है उसमें जीनस नेम और स्पीशीज़ नेम दोनों ही अंडरलाइंड होते हैं। तो ये बात, और क्या बात है इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई, तो बायोडाइवर्सिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देगा। उसके साथ साथ एक बात और है, इस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर टूरिज्म भी इसे भी बढ़ावा देगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी रिवर में किसी स्पेसिफिक प्रकार की ऐसी फिश वगैरह पाई जाती हैं तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है।
अब गैंगेटिक रिवर में पाई जाने वाली इन डॉल्फिन्स के बारे में यानी प्लैटानिस्टा गैंगेटिका के बारे में क्या कुछ खास बातें हैं। मोस्टली ये ब्लाइंड होती हैं। क्या होती हैं? ब्लाइंड होती हैं। इन्हें दिखता नहीं है। जब दिखता नहीं है तो ये भोजन कैसे करती हैं, अपने शिकार को कैसे ये सेंस करती हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल करती हैं और इसी से अपने शिकार को ये कैच करती हैं। नेक्स्ट बात जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रेयर स्पीशीज़ हैं और अब ये लगभग एक्सटिंक्ट होने की कगार में जा रही हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय ने इस प्रोजेक्ट डॉल्फिन की अनाउंसमेंट की और अभी तो कल एक ये भी न्यूज़ आई है कि 15 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट एकदम काम करने लगेगा ना और फ्लोर पे आ जाएगा। तो ये सारी बातें हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन से एसोसिएटेड। इन सारी बातों को आप एक एक फैक्ट्स को ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम जो लास्ट सेगमेंट पे डील करेंगे आज के सेशन में वो एक आर्टिकल है द हिंदू में जो पब्लिश हुआ है, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो हमेशा एक टसल चलता रहता है, ठीक है। टसल क्यों चलता रहता है? दिल्ली गवर्नमेंट चाहती है कि हमें स्टेटहुड राज्य का दर्जा मिले, हम पूरा अपने डिसीजंस लें, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उनके मुद्दों पे डिसीजन लेती है कुछ मुद्दों पे। तो क्या ये बात है, क्यों इसमें टसल हमेशा रहता है, किस चीज़ की ज़रूरत है, वास्तव में क्या सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए या दिल्ली को पूरा स्टेटहुड दे देना चाहिए? इन सारी बातों पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो देखिए जो आर्टिकल 239A है वो कहता है कि अगर दिल्ली में किसी मुद्दे पर जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और जो उनके मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यानी दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच किसी भी मामले को लेकर अगर सहमति नहीं बन पाती है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर है कि वो उस मामले को प्रेसिडेंट को रेफर कर दे। अब अगर आप भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं या नहीं जानते तो मैं ही आपको बता दे रहा हूँ। क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो इंडियन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें नॉमिनल हैं। क्या है? नॉमिनल हैं, सिर्फ नाम के हैं। रियल पावर किसके पास रहती है? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर कोई भी मुद्दा दिल्ली का ट्रांसफ़र करते हैं प्रेसिडेंट के पास तो जाहिर सी बात है उस पे एक्शन कौन लेगा? यूनियन मिनिस्ट्री। उनकी एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ऐसी बात हो गई कि दिल्ली के कोई भी मामले हो उस पर जो सुपीरियर अथॉरिटी होगी वो किसकी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके कई बार कई मामलों में इस तरह हुआ भी है। इस चीज़ को लेके हमेशा से एक विरोध बना रहा है। दिल्ली की जो स्टेट गवर्नमेंट आई हैं और उनके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो उस समय रही हैं इस मामले में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ क्षेत्र जहां पे, जैसे दिल्ली में खासकर 3 ऐसे एरियाज़ हैं जहां पे दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी पावर नहीं होती। पहला चीज़ पुलिस पे दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट का एकदम भी पावर नहीं है, पूरा वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे चलाती है, कंडक्ट करती है। और दूसरा जो DDA है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है कि दिल्ली में जो ज़मीन वगैरह है, सरकारी ज़मीन, उसका वो ऑथराइज़ करते हैं, उसका कंट्रोल रखते हैं। और जब उस ज़मीन को बांटना होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक स्कूल बनाना है उसके लिए ज़मीन देनी है तो दिल्ली की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई डिसीजन नहीं ले सकती। वो DDA को किराया देगी, रेंट देगी और ज़मीन लेगी और तब फिर स्कूल खुलवाएगी या पार्क खुलवाएगी, ऐसे करके काम, ठीक है। दिल्ली की मेट्रो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लेके हमेशा दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि ये मामले उनके अधिकार क्षेत्र में आ जाएं, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही ये सब पावर रही हैं। ऐसा क्यों है? हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वाई दिल्ली हैज़ नॉट बीन गिवन फुल स्टेटहुड? दिल्ली को पूरा राज्य का दर्जा प्राप्त क्यों नहीं है? देखिए पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि ये ग्लोबल पैटर्न है, पूरे विश्व में लगभग ये कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही जो कैपिटल सिटी है, जो राजधानी है, उस पर राजधानी की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। ये लगभग दुनिया के कई देशों में देखा गया है कि जो देशों की राजधानी होती है वहाँ पर जो कंट्रोल होता है काफ़ी हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे पार्ट हैं जो दिल्ली में ही होते हैं, ठीक है। जैसे एम्बेसीज़ का आप ही एग्जांपल ले लो, जो फॉरेन कंट्रीज़ की जो एम्बेसी होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? कैपिटल सिटी में है, हमारे दिल्ली में है। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को उनसे कोई बात करनी है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है तो चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उस क्षेत्र में पावर हो, तभी ना तो वो एम्बेसी को रेगुलेट कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। समझ रहे हो आप? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ मुद्दों पे पावर बनी ही रहे।
दूसरी ये बात है कि दिल्ली का जिस तरह से आप डेवलपमेंट देखते हैं, एयरपोर्ट देखते हैं, मेट्रो देखते हैं, ये मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होता अगर वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ही सारी पावर होती, क्योंकि इतना ज़्यादा बजट देती है सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली के लिए, वो कोई एक स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकती, ठीक है। और अगर देगी भी तो उसके लिए फिर लोगों से टैक्स की ज़्यादा वसूली करेगी, ठीक है। तो टैक्स एलोकेशन लोगों पे बढ़ जाएगा, और इतना ज़्यादा उसे कैपिटल सिटी के रूप में अगर आपको प्रेजेंट करना है पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें जो सुविधाएं होनी चाहिए वो मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकती, और ये सही भी है, ठीक है। मुझे लगता ही नहीं है, ये सही भी है, ठीक है। तो ये सारी रीजंस की वजह से दिल्ली को आज तक एक फुल स्टेटहुड नहीं प्राप्त हुआ है। हालांकि हमेशा बात चलती आती है। देखिए, इसमें एक स्टेप लिया जा सकता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं दिल्ली को स्टेटहुड नहीं मिलना चाहिए, बट क्या कुछ किया जा सकता है इस मुद्दे पे। देखिए, इस मुद्दे पे एक चीज़ की जा सकती है कि जो दिल्ली की पुलिस है, ठीक है, दिल्ली की पुलिस है, उसका आप रेगुलेशन दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब उनका स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस पे कंट्रोल होगा, तभी वो अपने स्टेट में हो रहे क्राइम वगैरह को कंट्रोल करेंगे, समझ रहे हो। तो ये किया जा सकता है, एटलीस्ट इतना तो किया जा सकता है। लेकिन ये फिर भी अभी फ्यूचर की बात है, अभी इस मुद्दे पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, और ये हमेशा से जैसा चला आ रहा है वैसे ही आज तक विवादों में ये चला आ रहा है, ठीक है। आज के सेशन के इतना ही। थैंक यू सो मच। रॉयल्स एजुकेशन की तरफ से मैं आदित्य आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, एंड थैंक यू अगेन।